नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गरिमा आईएएस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग टारगेट आईएएस एग्ज़ाम की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के इसी कड़ी में आज हम लोग बात करने वाले हैं छत्रपति शिवाजी के बारे में। शिवाजी से संबंधित मैंने 10 प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया है और साथ ही साथ उस प्रश्नों का उत्तर भी मैं बताऊंगा। यदि आप उस प्रश्नों का उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। एक बात और मैं बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीके और जीएस आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है और यह चैनल भी बिल्कुल आपके लिए है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बिना देर किए हुए प्रश्नों पर आते हैं। एक एक प्रश्न को अच्छे तरीके से देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे, याद रखिएगा, अच्छे तरीके से देखते चलिए। पहला प्रश्न कहता है, शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कब प्राप्त हुई? ऑप्शन नंबर ए 1680 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1674 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1665 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1657 ईस्वी में। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में ध्यान में रखिएगा शिवाजी की क्या हुआ था, तो राज्याभिषेक हुआ था। उसी समय उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देख लीजिए। शिवाजी के प्रशासन में पंडित राव का क्या कार्य था? पंडित राव क्या है, तो एक पद का नाम है, ध्यान में रखिएगा। जिस तरीके से अकबर के शासनकाल में 9 रत्न हुआ करते थे, उसी तरीके से शिवाजी ने अपने प्रशासन को चलाने के लिए अष्टकुल नामक एक परिषद की स्थापना की थी। उसमें 8 सदस्य होते थे, उसी में से एक था पंडित राव का पद। तो यह है शिवाजी के प्रशासन में पंडित राव का क्या कार्य था। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए विदेश मामलों का, ऑप्शन नंबर बी दान और धार्मिक मामलों का, ऑप्शन नंबर सी महालेखाकार का, ऑप्शन नंबर डी न्याय व्यवस्था का। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए वो पंडित राव का जो पद था अष्टकुल में, वह दान और धार्मिक मामले की देखरेख करता था। ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। इतना इंपॉर्टेंट है कि यह प्रश्न पूछा गया है कई बार। 3 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस शासक को हराने के बाद मराठा साम्राज्य का अंत हो गया? कहने का मतलब है वो कौन सा अंतिम शासक था मराठा साम्राज्य का जिसको हराने के बाद मराठा साम्राज्य का अंत हो गया, यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा हराया गया था। ऑप्शन नंबर ए बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन नंबर बी साहू जी, ऑप्शन नंबर सी संभाजी, ऑप्शन नंबर डी बाजीराव द्वितीय। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, नहीं जानते हो तो जान लीजिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बाजीराव द्वितीय। ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न, ध्यान में रखिएगा। बाजीराव द्वितीय को ही अंग्रेजों ने हराया और उसके बाद मराठा साम्राज्य का अंत हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है, मराठा शासन में सरदेशमुखी क्या है? सरदेशमुखी ऑप्शन नंबर ए पेशवा के समकक्ष पदनाम है, ऑप्शन नंबर बी मराठा शासन का एक सिक्का है, ऑप्शन नंबर सी राजस्व पर लगाया गया कर है, ऑप्शन नंबर डी शिवाजी को दिया गया नाम है। इसका आंसर अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी राजस्व पर लगाया गया कर, यानी आपके आय पर कर जो लगाया जा रहा है उसी को बोला जाएगा सरदेशमुखी। सरदेशमुखी कितना होता था, तो आपको 10% होता था। आपके आय का 10% हिस्सा जो है वह देना पड़ता था मराठा शासन को। ध्यान में रखिएगा, मराठा शासकों को देना पड़ता था अपनी आय के 10% हिस्सा, उसी को सरदेशमुखी बोला जाता था। यह टैक्स था एक प्रकार का, ध्यान में रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मराठा प्रशासन के लिए प्रधानमंत्री के पद का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए पेशवा, ऑप्शन नंबर बी सुमंत, ऑप्शन नंबर सी पंडित राव, ऑप्शन नंबर डी सरे नौबत। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए पेशवा। ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार पूछा गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। 6 नंबर प्रश्न कहता है, शिवाजी की शाही घुड़सवार सेना को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए
रिसाल, ऑप्शन नंबर बी सील हदारी, ऑप्शन नंबर सी बरगीर, ऑप्शन नंबर डी दबीर। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बरगीर। बरगीर जो था फ्रेंड्स शिवाजी की शाही घुड़सवारी सेना का नाम था, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए अब 7 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सरदेशमुखी के बारे में मैंने ऊपर बताया ही, अब यहाँ पर चौथ सरदेशमुखी का जिक्र हो रहा है। 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 7 नंबर प्रश्न है चौथ एवं सरदेशमुखी के संग्रह का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। सबसे पहले चौथ समझ लीजिए क्या था। तो फ्रेंड्स मान लीजिए शिवाजी हैं और शिवाजी किसी राज्य को जीतते हैं, तो जिस राज्य को जीतते हैं वहां से वे वहां के लोगों से, वहां के किसानों से टैक्स लेते हैं। वहां के जो भी किसान जितना उत्पादन करते हैं उसका 1/4 भाग अगर देते हैं तो उसको चौथ कहा जाता था। और आय का 10वां हिस्सा 10% हिस्सा अगर लेते थे तो उसको सरदेशमुखी कहा जाता था। आय का 10% और उत्पादन का चौथा हिस्सा चौथ कहलाता था, और आय का 10% हिस्सा अगर लेते थे तो उसको सरदेशमुखी कहलाता था। याद रखिएगा ये एक प्रकार का टैक्स था। तो चौथ एवं सरदेशमुखी के संग्रह का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। ऑप्शन नंबर ए आय के स्रोत को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी अपने प्रदेशों का विस्तार करना, ऑप्शन नंबर सी अपने राजनीतिक प्रभाव को मजबूत करना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आय के स्रोत को बढ़ाना। निश्चित रूप से अगर टैक्स लेते हैं तो आय को आप बढ़ाएगा ही। तो ये चौथ एवं सरदेशमुखी एक प्रकार का टैक्स हुआ करता था, कर हुआ करता था, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या कहता है अगला प्रश्न देख लीजिए। शिवाजी ने तोप और गोला बारूद किस यूरोपीय शक्ति से प्राप्त किए थे। ऑप्शन नंबर ए अंग्रेज से, ऑप्शन नंबर बी फ्रेंच यानी फ्रांस से, ऑप्शन नंबर सी पुर्तगालियों से, ऑप्शन नंबर डी डचों से। डच यानी नीदरलैंड, ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी पुर्तगालियों से। पुर्तगालियों से नहीं, शिवाजी ने तोप और गोला बारूद लिया था, ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए 9 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के जानकारी के लिहाज से, तो 9 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 9 नंबर प्रश्न है मराठा साम्राज्य के स्थापना के समय कौन सा मुगल शासक शासन में था। यानी मराठा साम्राज्य की स्थापना जब हुआ था उस समय मुगल बादशाह कौन था। ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी बाबर, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। 1674 में मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई थी, उसी समय शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी और इनका राज्याभिषेक हुआ था 1674 ईस्वी में। तो 1674 ईस्वी में कौन शासक था, तो औरंगजेब शासक था, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 10 नंबर व अंतिम प्रश्न है, देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए होलकर से, ऑप्शन नंबर बी गायकवाड़ से, ऑप्शन नंबर सी सिंधिया घराने से, ऑप्शन नंबर डी भोंसले घराने से। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी भोंसले घराने से। तो फ्रेंड्स ये 10 प्रश्न इस प्रकार से समाप्त होते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ये प्रश्न आपको कैसे लगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार, धन्यवाद।